बैठा रहा, सुबह तक बैठा रहा। तो उस भिखारी ने सुबह उस अधिकारी से कहा कि भाई आप पूरी रात मेरे साथ बैठे रहे, आपने मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया, ये बताओ आपने मुझे जगाया क्यों? तो अधिकारी ने कहा मुझे ऊपर से आदेश था कि शहर में कोई भी भूखा पेट सोना नहीं चाहिए। तो हालत यही है। ये जो हमारे साथी गए हैं, इनको 15 तारीख की वोटिंग के बाद 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये एक शेर गुनगुनाएंगे कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप देख लेना। और ये आपको करना है, सिर्फ इसलिए करना है कि कभी कभी गद्दारी का बदला भी लेना चाहिए। कभी कभी आपको यह भी दिखाना चाहिए कि एक शरीफ इंसान को साजिश का शिकार बना करके अगर कुछ अपने लोग मुनाफिकत करके हराएंगे और ये वो उम्मीद करेंगे कि बाद में चोला बदल लेंगे और अवाम उन्हें जिता देगी, तो फिर आपको यह बताना है कि नहीं, अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। अवाम को बेवकूफ समझना बंद करिए। अपनी सियासत के लिए अवाम के जज्बात से मत खेलिए। मेरी आपसे गुजारिश है साथियों कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं। साहब आकर के महाराष्ट्र में बोल रहे हैं हिजाब वाली आने वाले दिनों में इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। सुना आपने? बिहार में थे तो कह रहे थे कि उमर का, फारूक का, अबू बकर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, और नीतीश कुमार को फिर से चीफ मिनिस्टर बनवा करके वापस आ गए। अब यहां आकर के कह रहे हैं इलेक्शन है कॉरपोरेशन का, और इलेक्शन की तकरीरों में कह रहे हैं हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और जब बिहार में नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का हिजाब खींचने की कोशिश की तो आज तक उस पर एक भी जुमला नहीं बोले, और उनके सारे के सारे एमएलए बिहार में नीतीश कुमार की तारीफ में लगे रहते हैं। मेरे भाई, इस खेल को समझो। इस तरह के बयान हिजाब वाली बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। आपको यह खेल समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं साथियों, इस मुल्क को मोहब्बत से जीता जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से कोई और हटा सकता है तो आपकी गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी गद्दी से हटा सकते हैं, दूसरी कोई ताकत हटा नहीं सकती। कोई कितने भी बांटने की बात करे, नांदेड़ वालों मुझे बताओ कि जब इस देश में वक्फ का बिल लेकर के आई नरेंद्र मोदी सरकार, तो इस देश की लोकसभा में सिर्फ 24 एमपी मुसलमान हैं। सिर्फ कितना? 24 एमपी। अगर उस बिल की हिमायत में, नरेंद्र मोदी की हिमायत में 288 वोट पड़े, तो उस बिल की मुखालिफत में 224 वोट पड़े। तो मुझे बताओ कि जब पार्लियामेंट में सिर्फ 24 एमपी मुसलमान हैं, तो ये जो 200 से ज्यादा हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने, दलित भाइयों ने नरेंद्र मोदी के वक्फ बिल के खिलाफ वोट दिया, तो आप उनकी मोहब्बत को कैसे झुठला पाओगे? मुझे बताओ। मैं राज्यसभा में हूं। राज्यसभा में जब वो बिल आया तो उस बिल की हिमायत में अगर 100 से ज्यादा वोट हिमायत में पड़े तो उस बिल की मुखालफत में 98 वोट पड़े। बिल पास हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास, सरकार के पास नंबर था, बिल पास हो गया। लेकिन मुझे बताओ कि बीमारी की हालत में रात के 3 बजे राज्यसभा में उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए बैठी हुई सोनिया गांधी की मोहब्बत को आप कैसे झुठला सकते हो? रात के 2:30 बजे उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए बैठे हुए राहुल गांधी की मोहब्बत को आप कैसे झुठला सकते हो? कोई आएगा आपसे कहेगा कि नहीं, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ये नारा सुनो और इस नारे पर वोट दो। तो मुझे बताओ नांदेड़ वालों, अगर आप इस तरह के मजहबी नारे सुन करके वोट देंगे तो फिर दूसरी तरफ वाले भी तो धार्मिक नारे सुन करके वोट देंगे या नहीं देंगे? इस खेल को समझो। ये 85 और 15 का जो खेल है ना, इस खेल ने इस मुल्क का और खास तौर से आपका बहुत नुकसान किया है। जाओ उत्तर प्रदेश, जाओ असम, जाओ मध्य प्रदेश, जाओ दिल्ली, लोगों के घरों के बाहर बुलडोजर खड़े हैं, लोगों के सरों पे छत नहीं सलामत है।
ये नारा जब से 2014 से लगाया गया क़यादत का क़यादत का क़यादत का, उसके बाद मुल्क में नफरतें सिर्फ और सिर्फ बढ़ी हैं। अगर कम हुई हो तो बता दो मुझे, कम हुई हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। नफरतें बढ़ी हैं और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इस खेल को हम समझते हैं, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, और यह हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। किसी भी सूबे में जो भी मजबूत मुसलमान नेता है उसे हराने के काम पे लग जाओ। गुजरात में, अहमदाबाद में गयासुद्दीन शेख एक मजबूत मुसलमान नेता था, उसको हराने के लिए गली गली जाकर के वोट मांगा और आखिर में उसको हरा दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आरिफ मसूद रहनुमाई करता है, नुमाइंदगी करता है, हमारा भाई दूसरी बार का एमएलए है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा जमात मेहनत कर रही है तो आरिफ मसूद के खिलाफ मेहनत कर रही है। साजिद पठान आपका एक मजबूत नेता है, तो उसके खिलाफ आज दूसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर के उतरे थे। सत्तार आपके अपने हैं, उनके बारे में कौन कौन सी जबान इस्तेमाल की जा रही है आप देख रहे हैं। आपको यह खेल क्यों नहीं समझ में आता? इस खेल को समझिए और उनसे कहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। रविंद्र भाई इधर आइए आप। देखो यार, आपका जो खासदार है ना, ये बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ आदमी है ये। मैं उतना नहीं हूं, इसीलिए सबसे पहले इसी नांदेड़ से 2017 से मैं उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं आज यहां तकरीर करके जा रहा हूं। सुबह पूरा सोशल मीडिया, पूरी ट्रोल आर्मी पूरे हिंदुस्तान में मां बहन की गालियां देगी, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब मेरे भाई लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में होगी तो तुम मुझे कितनी भी गाली दो, इमरान प्रतापगढ़ी तुम्हारी जज्बाती तकरीरों के सामने हमेशा अपना सीना लेकर के खड़ा मिलेगा। जितनी गाली देनी हो दे लो, सत्तार भाई को जितनी गाली देनी हो दे लो। मैं सत्तार भाई आपको सलाम करूंगा कि आपको भी खरीदने की कोशिश की गई, आपको भी अपने पाले में करने की कोशिश की गई, लेकिन तारीख हमेशा बहादुरों की और न बिकने वालों की लिखी जाती है। बिकने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती। और इसलिए जो लोग नहीं बिके, जो लोग नहीं डरे, जो लोग नहीं समझौता किए, उनको ताकत देने की जिम्मेदारी आपकी है। हो सकता है छोटी छोटी नाराजगी हो, कभी गफ्फार फोन ना उठा पाए हो, कभी रहीम भाई फोन ना उठा पाए हो, कभी आतिक भाई फोन ना उठा पाए हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो ना तो ये कोई घड़ी लेकर के आए, कोई दूसरे निशान लेकर के आए, कोई धनुष्बाण लेकर के आए। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। इसलिए किसी झांसे में नहीं आना है, एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। आपको क्या लगता है रविंद्र चौहान जी का जीतना भाजपा को हजम हो पा रहा है क्या? आपको लगता है कि जिस नांदेड़ में सारा समीकरण फिट कर लिया, वहां रविंद्र चौहान बड़े वोटों से चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंच गए, तो लोगों को बर्दाश्त हो रहा है क्या? जब नहीं हो रहा है तो उसके बाद सत्तार भाई को हराने के लिए सारी ताकत लगा दी गई, लेकिन सत्तार भाई को भी आपने इतना वोट दिया। मुझे याद है यही वो जगह थी जब हजारों की तादाद में लोग थे और मैंने सभा की थी और आपके जलते हुए मोबाइल के फ्लैश का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। सत्तार भाई नहीं जीत सके कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ना
ये जितने हमारे नगर सेवक के कैंडिडेट हैं ये यतीम नहीं है। एक तरफ लोकसभा का खासदार है और एक तरफ राज्यसभा का खासदार है कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। मैंने सुना यहाँ तहरी बहुत अच्छी बनती है। सुबह मैं खाऊंगा क्योंकि सुबह से आया हूं तो अभी भूख लगी हुई है, कुछ खाया नहीं। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के फ्लैश फिर उसी तरह जला लिए। सलाम आपकी जिंदा दिली को। अगर आपने इसी तरह से रोशनी दिखाई तो ये नफरत का अंधेरा नांदेड़ में कभी टिक नहीं सकता है। इसको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। देखिए गफ्फार हंस रहे हैं, रविंद्र भाई हंस रहे हैं, सत्तार भाई हंस रहे हैं, इमरान हंस रहे हैं, लेकिन कहीं तो हंसी गायब है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। तरफ राज्यसभा का खासदार खड़ा मिलेगा। हम सिर्फ जज्बाती बातें आपसे नहीं कर रहे, हम आपसे ये कहना चाहते हैं साथियों कि ये लंबी लंबी तकरीरें करें तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि आप समझदार लोग हैं। आप पिछले 10-12 साल से ये तकरीरें सुनते आ रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा साहब बहुत लंबी लंबी तकरीर हो रही है। आते हुए रविंद्र भाई कह रहे थे, मैंने कहा रविंद्र भाई आप शरीफ आदमी है, आप ये समझ नहीं पाते हैं कि मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग। अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए नफरतें बेचने वालों की भी मजबूरी है, माल तो चाहिए दुकान सजाने के लिए। करें क्या वो? उनके के 1 दर्जन भर हमारे कॉरपोरेटर जाकर के भाजपा में शामिल हो गए। समझ में नहीं आई बात क्या? समझ में नहीं आई क्या? जाकर के भाजपा में शामिल हो गए। डर रहे थे कि डायरेक्ट भाजपा में शामिल होंगे तो आवाम गिरेबान पकड़ लेगी, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये नांदेड़ है जो ये जानती है यहाँ की आवाम के किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमें यह पता है कि मटन किसका है। नांदेड़ वालों, आने वाली 15 तारीख को आपको तमाम उन मुनाफिकत का बदला भी लेना है। यह इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। यहाँ हमारे साथी रविंद्र चौहान जी बैठे हैं जो लोकसभा में आपके खासदार